हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि अभी मैं आपको अपने IBPS SO AFO का स्कोर कार्ड दिखाने जा रही हूँ। पर मार्क्स पे बढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि कट ऑफ पिछले 2-3 सालों से क्या जा रही है। तो सबसे पहले आप देखो कि 2022 में कट ऑफ गई थी 17 के अराउंड। वहीं अगर मैं 23 की बात करूँ तो कट ऑफ गई थी 36 के अराउंड। अगर वही मैं 24 की बात करूँ ना तो कट ऑफ गई थी 51। ठीक है, तो आप ये देखो कि कट ऑफ में हर साल कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, इसमें कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ये नहीं कि 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मार्क्स बढ़े हो, नहीं, बहुत हाई लेवल पे जंप हमें देखने को मिला है। आप ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ी है। तो हमें इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्या पता 2025 में भी कट ऑफ 51 के भी आगे चली जाए। ये पेपर अब PO से कम नहीं रहा है, जैसे पिछले साल बहुत बातें हो रही थी, PO से भी इसकी ज़्यादा चली गई थी कट ऑफ। अब अगर मेरे मार्क्स पे आए तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आए थे। रीजनिंग में से मेरे मार्क्स आए थे 29 50 में से। क्वांट में मेरे मार्क्स आए थे 19 आउट ऑफ 50 और वहीं इंग्लिश में से मेरे मार्क्स आए थे 11.75 आउट ऑफ 25। ये पेपर 125 मार्क्स का रहता है, जैसा कि आप सबको पता है। और मैं एक बात अभी बता दूं कि रीजनिंग और क्वांट का जब मैंने पेपर दिया था ना, तो रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट इतने ही थे, 29 ही अटैम्प्ट थे, और मैथ में क्वांट में मेरे अटैम्प्ट 19 ही थे। मेरी पूरी की पूरी 100% एक्यूरेसी रही है दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स में। ये नहीं कि रीजनिंग में मैंने 30 किए हों, 30+ किए हों तो 29 आए हों, नहीं। मुझे पता था कि मैंने रीजनिंग में 29 किए हैं, मेरे 29 ही आएंगे। क्वांट में मैंने 19 किए हैं तो मेरे 19 ही आएंगे। क्यों? बिकॉज मुझे पता था कि जो भी मैंने किया है वो 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, ठीक है। और इंग्लिश में मैं ये बता दूं कि इंग्लिश में मैंने कोई इतने मार्क्स का नहीं किया था जितने मेरे मार्क्स आए हैं। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे 25 में से, उसमें से मेरी नेगेटिव मार्किंग भी चली गई तो मेरे 11.75 आए हैं। अब अगर वही मैं इनकी सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं, ये रही इनकी सेक्शनल कट ऑफ, तो उसमें से रीजनिंग की गई थी 4.25, इंग्लिश की गई थी 7.75, जो कि हायर साइड पे ही गई है एज़ कम्पेयर टू पीछे वाले सालों के। और क्वांट में गई थी 6.25, ठीक है। ये तो बात रही। और ओवरऑल तो मैंने आपको बता ही दिया था, 51 गई थी और मेरे मार्क्स आए थे ओवरऑल 59.75। ये तो बात रही मेरे नंबर्स की और पिछले सालों की कट ऑफ की। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने क्या टारगेट लेके चलना है कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए, सेक्शनल भी और ओवरऑल भी। तो अभी मैं ये सारा क्लियर करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। अभी देखो, ध्यान से सुनते जाओ। कट ऑफ का 51 गई थी, ठीक है, पर मैं आपको जो प्रिपेयर करवाऊंगी, जो मैं आपको बोलूँगी कि आपको 55 तक लेके चलना है। 55 कोई कम नहीं है। AFO में बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 70+, 80+ भी स्कोर आ रहा है, तो 55 नंबर लेके आने कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम 55 तक का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। अगर कम हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़्यादा भी हो तो मुझे लगता है कि 55 से तो ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर चली गई तो वो आपकी किस्मत है। और ये नहीं है कि आपने 55 ही लेके आने हैं, आपने 55 से भी ज़्यादा लेके आने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब सुनो, करना क्या है। रीजनिंग का अगर क्वांट का रीजनिंग का और अगर क्वांट का मैं मिला के इन दोनों की बात करूं तो आपने इसमें से 45 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है आप कितने करके आ रहे हो अटेम्प्ट, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, आपको 45 नंबर लेके आने ही आने पड़ेंगे। चाहे आप 100% एक्यूरेसी के साथ 45 ही अटैम्प्ट करो तो भी आपके 45 नंबर आएंगे ना। चाहे आप ज़्यादा अटैम्प्ट करो, इतने ज़्यादा अटैम्प्ट करो कि नेगेटिव मार्किंग भी हो, तो भी आपके 45 नंबर तो आ ही जाएं। बिकॉज और इसकी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, बस यही स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रीजनिंग और क्वांट दोनों का मिला के आपको 45 का तो अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो इंग्लिश है ना वो काफ़ी हायर साइड पे रहती है AFO के प्री के एग्ज़ाम में। मुझे पता है, मैंने दिया था पिछले साल, कि लेवल बहुत हाई रहता है। ये पूरे के पूरे पेपर का ही, जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं उनको पता होगा कि ये जिन्होंने पिछले साल दिया है
कि ये वाले एग्ज़ाम का जो लेवल है ना वो पीओ से भी ज़्यादा रहता है, आईबीपीएस पीओ से। और इंग्लिश का तो बहुत ही ज़्यादा लेवल रहता है, इस पर बच्चों से सारा कुछ क्लियर हो जाता है, इवन ये ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर हो जाती है। बट जो चीज़ क्लियर नहीं होती वो इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। बहुत बच्चे मेरी ये बात के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो इंग्लिश में से अगर मैं आपको बताऊं मोटा मोटा कि आपने 10 नंबर तो लेके ही आने हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा पिछले सालों में कि इंग्लिश की कट ऑफ 10 से ज़्यादा गई हो। ठीक है, इस बार 7.75 चली गई, तो आपने 10 तो लेके ही आने हैं। ठीक है, तो 45 मार्क्स आपके आ जाएंगे रीजनिंग और क्वांट में से, और 10 मार्क्स आप लेके आ रहे हो इंग्लिश में से। तो अल्टीमेटली 55 का टारगेट बन गया। किसी की क्या पता इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो तो वो इंग्लिश में से ज़्यादा ले आए, और रीजनिंग क्वांट इतना अच्छा ना हो तो उसमें से कम आ जाएं। पर अल्टीमेटली आपने एक कोशिश क्या करनी है कि आपके 55 मार्क्स तो कहीं भी नहीं जाने चाहिए। बस मेरी सलाह तो आपको यही है कि आपने रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट को इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपके 55 मार्क्स कहीं ना जाएं। ठीक है, तो मैंने कैसे किया था मैं आपको वो बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप एग्ज़ाम में 55 to 60 के नियर अबाउट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नंबर तो 55 आने ही आने चाहिए। जैसे मैं बार बार कहूँगी, रीजनिंग और क्वांट का प्लीज़ ऐसा कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करके आना जिस पे आपको 1% भी डाउट हो, क्योंकि अगर आपने इनमें से 45 ही किए लेट्स सपोज, और 5 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपके गलत हैं, तो आपके टारगेट 45 से नीचे चला गया ना, और आपकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है तो आपका ये भी नहीं अचीव हो पाया। तो आपने इसमें से जो ये वाले नंबर है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करने हैं, और इसकी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं आपको और पता नहीं क्या बता दूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, करना आपको ही पड़ेगा। आप कितनी भी वीडियोस देख लो, बस वो आपको समझ आ सकती है वीडियोस देख के कि किसी और ने कैसे किया था, हम अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे मॉडिफाई करें। पर कोई आपके लिए कर नहीं सकता। जो आपके लिए मेहनत कर सकता है वो सिर्फ तुम खुद ही हो। तो अल्टीमेटली अभी 20 दिन बचे हुए हैं, तुम्हें खुद ही प्रेपरेशन करनी होगी। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि रीजनिंग और क्वांट में मैंने कैसे प्रेपरेशन की थी कि मैंने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, तो अभी पहले रीजनिंग पे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो सबको पता है कि बाकी बैंक एग्ज़ाम के जो प्री होते हैं उनमें सिलेबस क्या रहता है, उसमें सिर्फ प्री का सिलेबस रहता है ना। और जो हमारा एग्रीकल्चर का एएफओ का एग्ज़ाम है उसमें ये वाला मेंस भी इंक्लूड होता है, ये तो सबको पता है ना। तो क्या होता है कि बच्चों से इतना मेंस हो नहीं पाता प्रिपेयर। जो सिटिंग और पजल रहते हैं वो भी टोटली वेरिएबल वाले रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि विदाउट वेरिएबल कोई भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए। तो अभी ध्यान से सुनो करना कैसे है। आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है सिटिंग और पजल पे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस साल ही जिनकी ग्रेजुएशन हुई होगी, या पिछले साल भी कुछ पास आउट हुए होंगे जिनकी ग्रेजुएशन हुई होगी, और अभी तक उनके ये दो टॉपिक्स ही नहीं क्लियर। मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन दो टॉपिक्स के बिना आपकी सेक्शनल तो क्लियर हो जाएगी पर आपकी ओवरऑल कभी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये दो टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो हमें 25 के अराउंड मार्क्स दे देंगे। अगर आप टारगेट भी लेके चलो ना रीजनिंग में से 25 का, तो केवल ये 2 चैप्टर ही आपको 25 मार्क्स दे सकते हैं, ये इतनी ताकत रखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के वेरिएबल वाले क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी भी 20 दिन पड़े हुए हैं, आप अच्छे से कर लोगे। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल वाले टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं है, ये तो करने ही करने पड़ेंगे। ये ना केवल आपको रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में मदद करेंगे, बल्कि ये ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे ये दोनों चैप्टर। और रही बात ये सारे टॉपिक्स की, ये टॉपिक्स तो होते हैं बच्चों के फेवरेट हैं, ये तो वो सबसे पहले करते हैं। क्योंकि उन्हें ये वाले टॉपिक्स इसके कंपैरिजन में इजी लग रहे होते हैं। तो ये भी नहीं छोड़ने हैं, ये सिलोगिज्म में फ्री के मार्क्स हैं। जिसको सिलोगिज्म वाले चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे चैनल की पहले वाली वीडियोस देख सकते हो, मैंने सिलोगिज्म पढ़ा रखा है।
है, सिर्फ ओनली ए फ्यू वाला कॉन्सेप्ट बचा है, वो हमारा 1-2 दिन में हो जाएगा, वहाँ से जाके भी कर सकते हो और नेक्स्ट इनइक्वालिटी स्टार्ट होने वाला है। तो ये तो फ्री के मार्क्स हैं, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, एक नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। जो चीज़ आप छोड़ सकते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्या ये इनपुट आउटपुट आप छोड़ सकते हो और ये लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल छोड़ सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। डाटा सफिशेंसी में से तो बिल्कुल ही फ्री के नंबर है, मैं बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स हैं। एक बार जब आपने ये सारा कर लिया, ये वाले चैप्टर कर लिए, सीटिंग अरेंजमेंट कर ली, फिर जब आप करोगे ना ये वाला डाटा सफिशेंसी, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। बट डाटा सफिशेंसी तभी करना अगर आपके ये और ये सारा कुछ क्लियर है। अभी आपका अगर ये और ये नहीं क्लियर है तो डाटा सफिशेंसी भी रहने देना। तो भी मैं आपको ये श्योर कर सकती हूँ, अगर आपने ये 3 चीज़ें छोड़ भी दी तो भी आप इन दोनों में से मिला के 25+ मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हो। बट शर्त क्या है कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल और ये वाले सारे चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए बस। तो तभी आप ये 3 चैप्टर छोड़ सकते हो बस। जिनके ये वाला और ये वाला क्लियर है तो प्लीज़ वो डाटा सफिशेंसी पे मूव कर जाओ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप इनपुट आउटपुट और एलआर को छोड़ सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग को टोटली छोड़ सकते हो। मैं सच बता रही हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप ये करोगे भी एग्ज़ाम में जाके आपको ये दोनों चैप्टर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको होगा पहले मैं ये सारा कर लूँ और ये कर लूँ, ठीक है। तो यही है रीजनिंग की मेरी स्ट्रैटेजी, जो मैंने किया था वही मैंने आपको बताया। अब आपने अब दिमाग लगाना है कि आपने मेरी ये स्ट्रैटेजी को कैसे मॉडिफाई करना है, या आपने सेम एज इट इज़ ही मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अभी मैं आपको क्वांट का बता देती हूँ। तो अभी अगर मैं क्वांट के सिलेबस की बात करूँ तो हमारे पास एक तो ये स्पीड मैथ्स का टॉपिक रहता है, और एक रहती है डीआई, और एक रहता है अरिथमेटिक। अगर तो आप सिर्फ ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर तो आप सिर्फ एएफओ को टारगेट कर रहे हो कि मुझे तो एएफओ का पेपर ही क्लियर करना है, मुझे तो एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर ही बनना है, बाकी आप बैंक के कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रहे, तो आपको ये अरिथमेटिक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एएफओ का एग्ज़ाम क्लियर करने में। वही अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप बैंक का कोई भी एग्ज़ाम और दे रहे हो साथ साथ में, प्री का तो आपका हो जाएगा अरिथमेटिक के बिना, बट मेंस का नहीं होगा। मैं अभी आपको क्लियर कट बता दूं कि अगर आप साथ साथ में बैंक के एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर रहे हो तो अरिथमेटिक के बिना आपका मेंस नहीं निकलेगा। अरिथमेटिक के बिना प्री कैसे निकलेगा? अगर आप आईबीपीएस पीओ की भी तैयारी कर रहे हो, अभी प्री आने वाला है, तो उसकी भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो विदाउट अरिथमेटिक, ठीक है। तो जो बच्चे अभी सिर्फ और सिर्फ एएफओ को टारगेट कर रहे हैं ना, वो अरिथमेटिक में बिल्कुल भी मत फंसो, बिल्कुल भी मत फंसो। मैं सच बता रही हूँ, मैंने तब अरिथमेटिक नहीं किया था जब मैंने एएफओ का पिछले साल एग्ज़ाम क्लियर किया था। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। ये सारे टॉपिक्स आपने बहुत 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 अच्छे से कर लेने हैं कि कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए आपसे ये छूटे ना। और जो डीआई के आते हैं, 2 सेट तो डीआई आएगी आएगी, और जो ये स्पीड मैथ्स है इसमें से आते हैं 9 से 10 क्वेश्चन, और डीआई आएगी 10 मार्क्स की। तो आप देख लो अब कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स ये और 10 मार्क्स ये हो गए, तो 20 मार्क्स तो आपके क्वांट में से हो ही गए ना। आप खुद सोचो, तो आप क्यों अरिथमेटिक के पीछे भाग रहे हो? वही आपको अपने मेंस के पीछे भागना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री से लेके हॉर्टिकल्चर से लेके जो जो टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है मेंस में, आप उन पे फोकस करो ना। आप क्यों अरिथमेटिक को करोगे? आप बस इतना ही कर लो जो मैंने आपको रीजनिंग का बताया, मैं अभी आपको क्वांट का बता रही हूँ। डीआई बिल्कुल इजी आती है, बिल्कुल टफ नहीं आती। ये हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो, बट आप ये भी तो देखो ना, हमें 40 मिनट्स मिल रहे होते हैं। वही अगर मैं बाकी प्री की बात करूं तो वहाँ हमें 20 मिनट्स ही मिलते हैं। तो 40 मिनट्स में आप खुद सोचो कि आप सिर्फ 20 मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते क्या? कर सकते हो आराम से। डीआई ढूंढनी स्टार्ट करो, यूट्यूब से ढूंढो प्री बेस डीआई, वहाँ से करो। बहुत ईजी आती है डीआई, मैं सच में बता रही हूँ। और आपने ये स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं बस। आपके 20 मार्क्स किधर भी नहीं गए। जिसने पिछले साल पेपर दिया होगा उसको पता होगा। स्पीड इसमें कम भी चलेगी क्योंकि हमारे पास डबल टाइम है बाकी प्री से, ठीक है। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, बाकी आपको जैसे करना है
वो आप देख लेना कि अरिथमेटिक करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप साथ के साथ दूसरे बैंक एग्ज़ाम्स भी टारगेट कर रहे हो तो उसके मेंस के लिए हमें कुछ चैप्टर अरिथमेटिक के करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्वांट का भी अभी समझ आ गया ना कि थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाओ। ये नहीं कि किसी टीचर ने, किसी सर ने, किसी मैम ने बोल दिया कि अरिथमेटिक करो फिर ही नंबर आएंगे। नहीं, जो एस्पिरेंट ने निकाला हुआ है आप उसकी बात ध्यान से सुनो ना, कि जिसने वो चीज़ को फील किया हुआ है एग्ज़ाम में जाके, ये अरिथमेटिक के बिना भी चल जाएगा। थोड़ा सा आप अपना भी सोचो कि वही टाइम आप फिर मेंस को दो। आप क्यों लगे हो अरिथमेटिक के पीछे? आपने बस सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज़ ये बहुत अच्छे से करने हैं और डीआई करनी है बस। आप बाकी रीजनिंग और क्वांट के मॉक टेस्ट लगा के देखो अच्छी जगह से कि आपके 45 नंबर बन रहे हैं दोनों में से या नहीं। बस अल्टीमेटली अभी आपका टारगेट है रीजनिंग और क्वांट में से ये 45 नंबर को ग्रैब करना बस। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं सबका जवाब दे रही होंगी कि क्या आगे आप